अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। आज पॉलिटिक्स के अंदर हर रोज़ यही बहस होती है कि आया खान साहब का जो सेम पेज था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या वो बरकरार है, क्या वो फट गया, क्या वो तब्दील हो चुका है। और पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिक्स है, आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख को समझना ज़रूरत है। जब तक हम हमारी तारीख, जो सियासी तारीख है, उसको आज नहीं समझ सकते, तब तक हम आज के हालात को नहीं समझ सकते। उसी तरह जो आज के पाकिस्तान की दरगों हालात हैं और सिचुएशन है, इकोनॉमिक फ्रंट देख लें या माशी किसी भी फ्रंट के ऊपर आप देख लें, तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए हमें तारीख की तरफ देखना इंतहाई अहम है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो उसी तरह आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं और फिर एक सवाल जो कि अक्सर आजकल के जो यूथ है वो अक्सर पूछती है, वो करती है, उनको बताया जाता है, उनके अजहान के अंदर फीड कर दिया गया है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नाम, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसे, मियां नवाज शरीफ जैसे वगैरह वगैरह, इन्होंने कॉम्प्रोमाइजेज किए। कॉम्प्रोमाइजेज करके आप अपने वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। असल में वो लोग जो इस चीज के ऊपर एतराजात करते हैं, शायद उनको उस जमाने में, जिस जमाने के अंदर इन पॉलिटिशियंस ने ग्रो करना शुरू किया, उस वक्त के मार्शल लॉ के अदवार नहीं देखे। उस वक्त किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां लगाई जाती थी, पॉलिटिकल लोगों को उठा लिया जाता था, और जिस किस्म का बेहमाना तशद्दुद जो है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ किया जाता था, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो अदीब हों, चाहे वो शायर हों, ये आपके तस्वर में भी नहीं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि यही वो हालात थे जिसकी वजह से उन पॉलिटिशियंस ने पहले उनको ज्वाइन किया, और ताकि वो अपनी सियासी जड़ें मजबूत कर सके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ तरक्की करते गए, और फिर एक वक्त आया कि वो अपने वक्त के ताला आज़मा के साथ टकरा गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उन्होंने ये ऐसा क्यों हुआ। ये एक आपको एक साइकिल नजर आएगा तमाम सियासतदानों में, जो बड़े सियासतदान हैं, उसके वो शुरू हुए उसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज किया, कॉम्प्रोमाइजेस करके, और उन्हीं की लाइन पे डिक्टेटर्स की लाइन को टो करते हुए आए आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ, और फिर उसके बाद उनके सामने स्टैंड लेने के लिए खड़े हो गए। तो वजह उसकी सिंपल सी अगर आप समझने की कोशिश करें, तो जब सियासतदानों के पास फैसले आ जाते हैं, जब उनका पास विजन आ जाता है और उनको महसूस होता है कि उनके पास ताकत आ गई है, तो फिर वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, और वो डिसीजंस लेना चाहते हैं जो मुल्क के लिए वो बेहतर समझते हैं। यहाँ पर दो मसले उनके सामने आ जाते हैं। एक डायरेक्शन का मसला आ जाता है, दूसरा रिसोर्सेज का मसला आ जाता है। देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि हर इदारे के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और उसको कैसे स्पेंड करना है, ये इदारे के सरबराह के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर सरबराह दो बन जाएं, और एक वो एक तरह से चलाना चाह रहा हो, स्पेंडिंग करना चाह रहा हो रिसोर्सेज की, और दूसरा दूसरी तरीके से, तो फिर झगड़ा हो जाता है, और फिर जो ताकतवर शख्स होता है या शख्सियत होती है, तो दूसरे पे जो है वो काबू कर लेती है। और यही कुछ हुआ, इसी वजह से हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लग गए। फॉर एग्जाम्पल, आप देख लें कि भुट्टो साहब का दौर था या मियां साहब का दौर था। चलें, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम मियां साहब के उस दौर की बात कर रहे थे जब वाजपेयी साहब तशरीफ लाए। अच्छा, एक चीज समझने की यहाँ पे एक और भी अहम जरूरत है कि रिसोर्सेज जो है मौजूदा दुनिया के अंदर, रिसोर्सेज और आपके मुल्क की इकोनॉमी का बहुत खास, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि बड़ा मजबूत ताल्लुक है आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ। जब भी आपके फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, तो आपके इंटरनल हालात और इकोनॉमिक हालात भी चेंज होते हैं। ये चीज समझने की जरूरत है। तो पास्ट में ऐसा होता रहा कि जब हमारे वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक खास सिमत में ले जाने की कोशिश की, तो उसकी तरफ से रेजिस्टेंस आया। मैं आपको फिर एक और मिसाल से समझा लेता हूँ कि देखें कि जब अगर भुट्टो साहब वजीर आजम होते, तो मार्शल लॉ जो ज़िया साहब जो है वो अफगानिस्तान में जिस किस्म की उन्होंने कार्रवाइयाँ की और इस तरह अमेरिकन की हेल्प की, शायद पाकिस्तान ना कर पाता। मैं इसका एग्जाम्पल आपको रिसेंट पास से देता हूँ कि इराक के ऊपर जब हमला अमेरिका करने जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने अड्डे मांगे तुर्की से। तुर्की ने कहा कि हमारे पास तो डेमोक्रेसी है, और वो अपनी पार्लियामेंट में ले गए, और पार्लियामेंट में बहस के बाद उन्होंने कहा जी कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे। अगर इसी तरह जो डेमोक्रेसी होती है वो किसी भी फॉरेन पावर के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। ये बात अहम समझने की है।
तो दूसरी तरफ लेकिन जब ज़िया साहब का दौर था उस वक्त उन्होंने एक बंदे के साथ डील करना था, उन्होंने डील की और फिर अफगानिस्तान के अंदर जहाद शुरू हुआ और फिर इससे जो हेरोइन आई, क्लाशनकोफ कल्चर आया वगैरह वगैरह, ये दास्तानें जो है भरी पड़ी हैं। आप कोई भी गूगल कीजिए और आपके सामने सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो इस वक्त से पॉइंट समझाने का ये है कि हमारे वज़ीर आज़म वो कौन सा पॉइंट आता था जहां पर जो है उस वक्त के ताला आज़मा या उस वक्त के जो डिक्टेटर्स हैं उनके साथ उनकी टसल शुरू हो जाती थी। उसी तरह आप देख लीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म चाहते थे कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारी इंडिया के साथ हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज किए जाएं और फिर उसके बाद कश्मीर का इशू भी है उसको स्टेप वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाए। आप खुद गौर कीजिए कि आप कभी आज का पाकिस्तानी तस्वर कर सकता है कि दूसरे मुल्क का, भारत जैसे दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आपके मुल्क में आकर आपके परचम को सलूट करे, आपका तराना सुने और आपको रिकग्नाइज करे, खुद चल कर आए बस पे बैठ कर, ये और उसके वो तो भी स्टार्ट था, यानी कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। एंड आप सोचेंगे हम किस तरफ जा रहे थे और कोई इसमें बड़ी बात नहीं कि कश्मीर का भी बहुत ही ऐसा सोल्यूशन हो जाता, लेकिन उसके बाद रातों रात कारगिल कर दिया गया। अब उस पर भी एक बहस छेड़ दी गई कि कारगिल जो है, आप खुद सोचिए कि एक वजीर आजम जो कि एक दूसरे वजीर आजम को घर बुलाकर उसके साथ डिक्लेरेशन लाहौर करता है, क्या वो कारगिल जैसे ऑपरेशंस की इजाजत दे सकता है? ये अकल से मावरा है। ये अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगेन ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। हकाइक के ऊपर तो हकाइक तो एकदम अल्लाह जाने सामने आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा, लेकिन इस वक्त प्योरली मैं लॉजिक के ऊपर आपके साथ एक मुकदमा पेश कर रहा हूं। तो अब थोड़ा सा हम फॉरेन पॉलिसी को देख लेंगे ये क्या होता है। फॉरेन पॉलिसी, अगर भारत के साथ हमारे हालात ठीक हो जाते हैं, हम बैरूनी ताकतों के सामने जिनके सामने स्टैंड लेना उनके सामने स्टैंड ले लेते हैं, अपने जो खित्ते के अंदर हम अपने हालात बेहतर कर लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा जेनीवा अकॉर्ड की बात कर लें, जब अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई रशिया के साथ तो हमने जिनीवा अकॉर्ड किया और हमने उसके अंदर डिक्लेयर किया गया कि जो है जुनेजो साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे कि हम जो है अफगानिस्तान की इंटरनल मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। और लेकिन फिर उसके बाद तारीख गवाह है कि किस तरह से तालिबान वजूद में आए और फिर तालिबान जो है वो उन्होंने क्या रोल अदा किया, अफगानिस्तान के अंदर की ईंट से ईंट बजा दी गई। तो अब ये तारीखी हकाइक हैं और फिर उन तालिबान की वजह से फिर गुड और बैड तालिबान बने और फिर किस तरीके से हमारे इंटरनली एक बैड तालिबान ने जन्म लिया। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। यहां पर हमारे वज़ीर आज़म ने जो है वो अपने स्टैंड लेने की कोशिश की इन किस्म के मामलात के अंदर, इन फॉरेन पॉलिसीज के अंदर उन्होंने मुल्क की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की ताकि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुरुस्त हिम्मत पर जा सके, ताकि हमारे इकोनॉमिक हालात अब दो तरह से बेहतर हो सकते हैं। एक तो आपका ट्रेड बढ़ता है और फिर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी सही सिमत में होती है तो आपने हमसायों के साथ आपके हालात नॉर्मल होते हैं तो आपकी डिफेंस स्पेंडिंग कम होती है। दो तरीके से फायदा मुल्क को होता है कि एक तरफ से आपने जो डिफेंस पे खर्चे करने हैं वो कम होने शुरू हो गए और दूसरी तरफ से आपका ट्रेड बढ़ गया। ट्रेड बढ़ने से नौकरियां मिली, आपका फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हुआ और डिफेंस स्पेंडिंग की वजह से जो आपकी सेविंग हुई वो आपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, हेल्थ, सड़कें वगैरह, पुल वगैरह वगैरह चीजों के ऊपर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन डेफिनेटली जब जो दूसरी पावर थी या उस वक्त के ताले आजमा थे, उस वक्त की मैं बात करूं, वाज़ेह है उनको शायद महसूस होता था कि अगर ये हो जाता है तो उनका दाल दलिया जो चल रहा है वो शायद नहीं चल सकेगा, या वो जिस तरीके से देखिए ये हकाइक हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने बजट के अंदर डिफेंस की स्पेंडिंग कट करने की कोशिश की तो किस तरह से उनका टेलीफोन, उनको उस वक्त के वजीर आजम का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी हुकूमत गिरा देना चाहते हो। बहरहाल तो ये चीज़ जो है ये एक हकाइक हैं पाकिस्तान के और किस तरीके से जो है ये टग ऑफ वॉर चलती रही है। अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये मामला फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक्स का है, ये और कुछ नहीं। हमारी सियासत सिर्फ यही चीज़ है और हमारी सियासत के यही नुक्ते हैं जिनको समझने की जरूरत है। अगर आप इन नुक्तों को समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि भुट्टो साहब को फांसी क्यों लगाई गई, बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ के साथ बार बार क्या होता रहा। ये आपके सामने एक खुली किताब की तरह चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी।
ज़रूरत इस बात की है कि हम आज के नौजवान अपनी तारीख का मुतालिया करें, अपने आप को जो मनफी प्रोपेगेंडा है उससे साफ करके लॉजिक, मंतिक और रैशनल अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स का जायजा लें। अपनी तारीख को दुरुस्त किए बगैर, समझे बगैर आप कभी अपने आज के हालात नहीं समझ सकते, और जब आप आज के हालात नहीं समझ सकेंगे तो मुस्तकबिल के अंदर आपने इस मुल्क की बागडोर आप नहीं संभाल सकेंगे। सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।